नमस्ते, प्रणाम सभी को। और आज हम जो टॉपिक दशा और ट्रांसिट प्रिंसिपल एप्लीकेशन में सीखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें कुछ शॉर्ट शॉर्ट कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। वो है लव मैरिज में। लव मैरिज हो या आपकी विश मैरिज भी कह सकते हैं थे। और हिंदू धर्म में तो इसको बोलते हैं विजातीय विवाह, क्योंकि अपनी ही जाति में विवाह हो रहा है तो माँ बाप भी मान जाते हैं, ठीक है, सब ठीक है। लेकिन जहाँ पे अपनी जाति से बाहर, मतलब ब्राह्मण या अपने कुल वर्ण से बाहर शादी हो रही है, ब्राह्मण क्षत्रिय से कर रहा है, क्षत्रिय वैश्य से कर रहा है ना, तो वहां पे ये थोड़ा सा अब तो खैर सभी लोग बहुत लिबरल हो गए हैं, है ना, पेरेंट्स भी लिबरल हो गए, सोसाइटी लिबरल हो गई। लेकिन आज से 30-40 साल पहले, पिछले 10 साल तक भी काफी ज्यादा लोग अभी भी कंजर्वेटिव है। और मैं हैरान हूं, अभी कल मेरे पास फिर से एक कपल का कुंडली आई है जिसमें फिर वही प्रॉब्लम है कि वो इंटरकास्ट मैरिज तो नहीं कहेंगे उसमें, क्योंकि लड़का जाट है और लड़की शायद सिख है। तो इतना सिंपल, दोनों पढ़े लिखे हैं, अच्छे एजुकेटेड फैमिली है, लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं। लड़के वाले तो फिर भी थोड़ा तैयार है, लेकिन लड़की वाले तो बिल्कुल तैयार नहीं है। तो उनको फिर वही है, या तो भाग के शादी करो या मतलब घर छोड़ दो, और विदाउट कंसेंट। इनफैक्ट आपकी क्लास के बाद वो लोग कंसल्ट भी करेंगे, वो आए भी थे मेरे पास पहले। तो मतलब दिस इज 2024 चल रहा है। और अभी भी मुझे हैरानी होती है कि ऐसे कैसे माँ बाप है जो बच्चों की खुशी नहीं चाहते हैं। और जब बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार है, ऐसा भी नहीं है कि कोई अनपढ़ गवार या किसी ऐसी से कोई गे मैरिज हो रही है, लेस्बियन मैरिज हो रही है, या और कोई इंटरकास्ट, है ना। सिंपल हिंदू धर्म में भी अभी तक कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा मानते हैं। तो विजातीय विवाह का योग होता है। कुंडली में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, स्नैपशॉट कॉम्बिनेशन है। इनफैक्ट हमारे गुरुजी श्री के एन राव जी के अंतर्गत हम लोगों ने जो रिसर्चेस करी हैं अनकन्वेंशनल मैरिज में, 150-200 कुंडलियां लगाई, जिसमें हम सिख से मुस्लिम धर्म में शादी हो रही है, हिंदू मुस्लिम की शादी हो रही है, और जहाँ पे हिंदू हिंदू में ही कई ब्राह्मण की क्षत्रिय से हो रही है, इस तरह के केसेस हमने लगाए। इवन फॉरेनर से शादी हो रही है ना, इंडियन की फॉरेनर से हो रही है। जैसे राजीव गांधी जी की शादी हुई है फॉरेनर से, है ना, उनकी कुंडली है। ऐसे इंदिरा गांधी जी की शादी हुई है मतलब हिंदू से मुस्लिम में कह सकते हैं, या पारसी में। तो इस तरह से इनके कॉम्बिनेशन हैं कुंडली में, जन्म से पता चल जाता है कि विवाह अपने ही कास्ट में होगा या बाहर होगा। तो ये तो प्रॉमिस है, लेकिन वो प्रॉमिस कब होगा वो दशा बताएगी कि कब वो शादी होगी। और फिर शादी के दिन के लिए भी वो गोचर और ट्रांसिट तो हमें चाहिए। एक्टिवेशन ऑफ सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड एंड वीनस होना होगा। डबल ट्रांसिट सैटर्न और जुपिटर का हम देखेंगे। सैटर्न और जुपिटर दो ग्रहों का डबल ट्रांसिट सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड वीनस को एक्टिवेट करेगा, तब जाके उस दशा में विवाह होगा, इंटरकास्ट मैरिज होगी। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और इसमें मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन पहले करा देती हूँ जो आपको हेल्प करेंगे आगे स्टडी करने में, जब भी आप कुंडली का एनालिसिस करोगे। पहली बात याद रखो कि जो लव मैरिज है ना, बेसिकली वो इमोशंस हैं आपके अटैच्ड। दो व्यक्तियों के बीच में भावुक संबंध जब होगा, प्रेम संबंध होगा, तब जितनी भी जलीय राशियां हैं, है ना, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, इनका प्रभाव जरूर आएगा। या तो लगन पे ही ये राशि बैठेगी, या पंचम भाव पर ये राशि आ जाएगी। पंचम भाव जो है वो आपका प्रेम संबंध को भी दिखाता है ना, लव अफेयर्स। फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर वॉटरी साइंस आ जाते हैं, है ना, जलीय राशियां आ जाती हैं, और अगर इसके अतिरिक्त भी, ये तो जलीय वाले तो बहुत इमोशनल होंगे, वो प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। मतलब वो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। जो स्टोरीज है ना, हीर रांझा, सोनी महिवाल और लैला मजनू, ये सब वो लोग हैं जो एक्सट्रीम केसेस है लव के। वहां पे ये मीन, यहाँ जलीय राशियों का जरूर उनकी कुंडलियों में ये योग होगा। लेकिन हाँ, जहाँ पे इतना एक्सट्रीम लेवल नहीं है लेकिन समझदारी से वो कर रहे हैं लव मैरिज, तो वहां बुध की राशियां आ जाती हैं, मिथुन या कन्या। और फिर जहाँ पे रोमांटिक फैक्टर है, मतलब वो एक दूसरे की फिजिकल केमिस्ट्री दोनों की इतनी ज्यादा है कि एक दूसरे को वो फील होती है, एक दूसरे के 2-3 फुट या 5 फुट के करीब आते ही एक वार्म फील होने लग जाती है। तो वीनस का रोल आ जाएगा, वहां वीनस की राशियां आ जाएंगी। कई लोग ऐसे, तो वैसे तो सोल पार्टनरशिप का भी अपना कॉन्सेप्ट है। तो कुंडली तो पूरी टोटलिटी में हम देखेंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ मैरिज को लेके
प्रॉस्पेक्ट्स और लव मैरिज को देख रहे हैं, तो फोकस कहाँ होगा हमारा? कुंडली तो टोटल देखनी है आपने, 12 घर देखने हैं, 12 राशियां, 9 ग्रह देखने हैं, दशाएं सब देखना है, डिविजनल चार्ट देखने हैं। लेकिन फोकस कहाँ से शुरू करना है हमें? अगर विवाह के लिए देखना है और वो भी लव मैरिज, तो हमें 5th हाउस को ध्यान में रखना होगा, D1 कुंडली में, नवांश कुंडली में, और फिर आगे दशा भी देखेंगे दोनों कुंडलियों में, और फिर ट्रांसिट भी देखेंगे। ठीक है, ये पहला प्रिंसिपल हो गया, पहला सूत्र। इसके बाद आ जाता है दूसरा सूत्र, या एक स्नैपशॉट कॉम्बिनेशन है। अगर पंचमेश 5th हाउस का स्वामी 7th हाउस में बैठा हो, या 7th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा हो, या दोनों ही स्वामी कंजंक्शन कर रहे हो किसी केंद्र त्रिकोण में, तो ये अपने आप में लव मैरिज प्रेम विवाह का कॉम्बिनेशन है। अगर आपने भगवान राम की कुंडली आपको याद हो, तो कर्क लगन की कुंडली है, और जो मंगल है वो पंचमेश बनते हैं, और वो उच्च के होके 7th भाव में बैठे हैं, है ना, मकर में 7th भाव में एग्जॉल्टेड मार्स है उनकी कुंडली में। तो भगवान राम का जो विवाह है, लेकिन कई पंडित, कई ज्योतिषी इसको अच्छा नहीं मानते पंचमेश का सप्तम में होना, क्योंकि उन्हें पता भगवान राम की कुंडली में जो विवाह तो हुआ, उनका प्रेम भी था, संबंध वो हुआ, और राजसिक था, राजकुमार थे, राजकुमारी से हुआ, पेरेंट्स का कंसेंट भी हो गया, लेकिन वैवाहिक सुख कितना मिला, है ना? विवाह होते ही कुछ समय बाद ऑब्वियसली उन्हें वनवास मिल गया, और वनवास के बाद फिर वो, जब बच्चे होने का वक्त आया, तो वो माता सीता को फिर से वनवास दे दिया गया, तो त्याग दिया गया। तो ये सब कॉम्बिनेशंस कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ लेके रखेंगे, लेकिन फिर भी ज्योतिषीय रिसर्चेज में हमने देखा है 5th लॉर्ड 7th में हो, 7th लॉर्ड 5th में हो, और इन दोनों का संबंध कहीं से हो, तो ये लव मैरिज देगा। मतलब वो व्यक्ति अपनी इच्छा को प्राइम रखेगा, अपने मतलब जिससे भी उसको प्रेम संबंध है उसको ध्यान में रख के ही वो विवाह तक आगे जाएगा। वो विवाह के अदरवाइज प्रपोजल जितने आएंगे ना, वो उनको ठुकराता जाएगा। जैसे एक बड़ा अच्छा केस मुझे याद आ रहा है, कुंडली तो शायद मैं आज अभी ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन मैं निकाल के दूंगी आपको, कि एक, आई थिंक वो, हाँ, शर्मा ही है वो भी, वो आए थे, इंजीनियर, रिटायर हुए हैं MTNL से। तो उनके 2 बेटियां हैं, तो उनकी जो छोटी बेटी के लिए रिश्ते आ रहे थे, वो लड़की अच्छी MNC में काम कर रही थी, और MBA थी, लेकिन वो जॉब वॉब छोड़ के बैठ गई, और सब प्रपोजल जितने मैरिज के आ रहे थे वो मना कर रही थी, कोई पसंद ही नहीं आ रहा था, बार बार, 1 1.5 साल हो गया था। तो वो कुंडली दिखाने आए अपनी बिटिया की, तो मैंने कुंडली देखते ही मुझे लगा, जो कॉम्बिनेशन थे और जो दशा चल रही थी, कि ये तो लव मैरिज की कुंडली है। तो मैंने पूछा उसका कोई फेयर या कुछ फ्रेंडशिप वगैरह, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैंने उनको ये प्रिडिक्शन दिया, और शायद मैंने आर्टिकल भी लिखा है इस पे, कि वो, हाँ, आर्टिकल है वेबसाइट पे हमारी, कि वो लव मैरिज का मैंने बता दिया था, इसकी शादी हो जाएगी, लव मैरिज, आप अपनी इसको कंसेंट दो ना दो, शादी तो लव मैरिज ही होने वाली है, और इसका अफेयर ऑलरेडी चल रहा है। देखिए, बहुत बुरा लगता है कई बार पिता को सुनना कि बच्चे ने बताया नहीं है, और ज्योतिषी बता रहा है, तो खैर मैंने कहा आप इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, बच्चे पढ़े लिखे आजकल, तो ठीक है, उसका रिलेशनशिप में है वो। तो फिर उन्होंने घर जाके पूछा अपनी वाइफ से, तो पता चला उनकी वाइफ को पता था बेटी के अफेयर के बारे में, और उनके जो चाचा थे लड़की के, उनको भी पता था। प्रॉब्लम ये थी कि जो लड़का था वो अभी जॉब उसकी कुछ परफेक्ट अच्छी नहीं हुई थी, और वो ये चाह रहे थे कि जब लड़का अभी अच्छी जॉब में, मतलब उसको कुछ वेट कर रहा था वो प्रपोजल, तो वो ज्वाइन कर लेगा तब वो बात करेंगे लड़की के पिता से। क्योंकि मैंने उनको ये बिल्कुल गारंटी के साथ बोला था कि ये तो शादी लव मैरिज ही है। वो लड़का विजातीय था, मतलब वो लड़की ब्राह्मण है, तो लड़का शायद क्षत्रिय था या वैश्य था। तो मैंने बोला शादी तो इसकी होनी उसी से है, तो आप अगर कंसेंट देते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं देंगे तब भी वो करेगी तो सही। तो फाइनली फिर उन्होंने एग्री करा, और शादी हो गई उसकी। और ये बहुत अच्छा केस था, शायद इसका आर्टिकल आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे हमारी। तो ये चीज है, यानी कि जिंदगी में जो भी प्रॉमिस है, प्रॉमिस जो कुंडली का है ना, वो 75% तो फिक्स्ड है आपका। जो भाग्य लेके आए हैं, जो प्रारब्ध लेके आए हैं आप, है ना, आपके जन्म जन्म के संचित कर्मों में से कुछ कर्मों का फल हमें इस जन्म में भोगना है, जो प्रारब्ध कहलाता है। और वो प्रारब्ध हमारा पंचम भाव दिखाता है। पंचम यानी कि पंचम में ना केवल लव अफेयर, आपकी एजुकेशन, आपका चिल्ड्रन, संतान, ये सब चीजें फिक्स्ड है। और इसीलिए हमारे पद्म पुराण में ऋणाणु बंधन के बारे में बताया है। जब भी 5th लॉर्ड 6th में हो, 6th लॉर्ड 5th में हो, या 5th और 6th का संबंध हो,
तो भी ये आपका पिछले जन्म का कोई संबंध है जो कर्मों का फल आपको भोगना है। कई बार आपकी संतान ही फिफ्थ लॉर्ड सिक्स में हो, तो आपकी संतान ही पिछले जन्म का आपका कोई संबंध है जो अब इस जन्म में आपको संतान को चुकाना है, उसका ऋण चुकाना है। इसी तरह पिछले जन्म के जन्म जन्म के प्रेमी भी अगले जन्म में, इस जन्म में मतलब वो फिर से विवाह करना चाहते हैं, है ना। कई वैसे तो आजकल तो मूवीज इतनी बनती हैं लव मैरिज और इस सब पे, तो उन्हें लगता है कि वो कहीं फिक्स हो गई शादी, लेकिन फिर किसी से मिले और लगा नहीं ये तो मेरा लव सोल पार्टनर यही है ना। तो वो पिछले जन्म का हो सकता है संबंध हो। तो ये हम आपको जरूर ध्यान में रखना है। D1 कुंडली में फिफ्थ हाउस सेवंथ हाउस का संबंध देखोगे, और ऋणानु बंधन के लिए फिफ्थ और सिक्स का संबंध देखोगे। अब बात करते हैं कारक शुक्र की। शुक्र जो विवाह का कारक ग्रह है ना, वो अगर राहु केतु एक्सिस पे हो, राहु केतु एक्सिस बेसिकली, राहु और केतु तामसिक ग्रह हैं, और ये विवाह के प्लैनेट कारक के साथ बैठने से उसमें दिखाते हैं कि जो भी नॉर्म्स है उस घर की, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उस नॉर्म से वो हटके, उससे विजातीय मतलब दूसरे धर्म का, दूसरे कास्ट का, उससे संबंध दिखा रहा है, वैवाहिक संबंध। तो ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन ऐसा नहीं कि जिसकी कुंडली में शुक्र केतु की युति हो रही है या शुक्र राहु की है तो वो हमेशा ही उसकी शादी उससे होगी, विजातीय से। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा जब प्रिडिक्शन करना है तो भाव भाविश कारक का प्रिंसिपल प्रयोग में लाना है। यानी भाव कौन सा है? सातवां घर, भावेश सातवें घर का स्वामी लॉर्ड, और फिर तीसरा है शुक्र। तो तीनों में ये संबंध आना है, तब जाके वो विवाह विजातीय होगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जरूर है कि ये दिखाता है कि विवाह आपके कास्ट से थोड़ा हटके हो सकता है, धर्म से भी मैम हट। आपने एक बार पहले बताया था कि राहु अगर केंद्र में हो तो भी दूसरे धर्म से शादी हो सकती है, अगर राहु केंद्र में है। राहु लगन में होके सप्तम को देखेगा तो सप्तम भाव पे भी प्रभाव आ गया ना। तो राहु केतु एक्सिस का ही सप्तम 1 7 एक्सिस पे होना अपने आप में उसको, व्यक्ति को अनकन्वेंशनल, देखो राहु जो ग्रह है वो वैसे तो छाया ग्रह, ग्रह भी नहीं है ना, शेडोई प्लेनेट है। लेकिन राहु बेसिकली इंसान को प्रोवोक करता है। राहु की दशा में आप देखो कितना इंसान प्रोवोक होता है कि वो अपनी इच्छा जो उसे करना है मैं वो ही करूंगा, वो सुनता नहीं है। उसको लगता है पहले, सबसे पहले उसका सेल्फ सेंटर्ड वो हो जाता है, उसको लगता है मुझे ये चाहिए चाहिए, मुझे ये करना है, मैं ठीक है मैं करूंगा औरों के लिए, लेकिन पहले मुझे ये चाहिए, मेरे लिए चीज पूरी हो तब मैं करूंगा। तो राहु तो ग्रह ही ऐसा है कि वो आपको नॉर्म से हटाता है। अनकन्वेंशनल वर्ड मतलब है कि जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, जो संस्कार चले आ रहे हैं फैमिली में, जो जो रिवाज चले आ रहे हैं ना, जो भी हमारे फैमिलीज में होते हैं कि नहीं ऐसा ही होना है, ऐसा, उससे अलग हटके कुछ नया करने की ताकत, या कहना चाहिए रिबेल, क्रांति करना। जैसे देखिए, इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, उनका विवाह 1942 में हुआ। फिरोज गांधी जी से उन्होंने विवाह किया, ठीक है, गांधी जी ने अडॉप्ट कर लिया फिरोज खान को और वो फिरोज गांधी बन गए। लेकिन उस जमाने में जब लव मैरिज बहुत कम होती थी, और एक बड़े लीडर की बेटी जो वुड बी प्राइम मिनिस्टर, मतलब बने बने भी और बनने थे तो अभी भी निश्चित था, वो लड़की अगर विवाह ऐसे करेगी तो पूरे देश में क्या मैसेज जाएगा, दुनिया में क्या मैसेज जाएगा। नेहरू जी ने काफी विरोध किया शुरू में अपनी बेटी, लेकिन जब इंदिरा गांधी जी ने बोल दिया कि मैं तो विवाह उन्हीं से करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे कंसेंट दो, परमिशन दो ना दो, मैं छोड़ के फिर आपके घर चली जाऊंगी यहाँ से हमेशा के लिए। तो फिर गांधी जी ने भी समझाया कि इकलौती बेटी है, और ठीक है, फिरोज गांधी वॉज ए गुड लीडर, इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग, तो उसे कंसेंट दिया और फाइनली विवाह करवा दिया गया। लेकिन वो कॉम्बिनेशन है कि इंदिरा गांधी जी की कुंडली में शुक्र और राहु की युति छठे घर में हो रही है। तो शुक्र और राहु छठे घर में इंसान को वैवाहिक संबंधों में रिबेलियस बनाएंगे, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, है ना। तो उनका विवाह हुआ, अभी हम कुंडली में भी देख लेंगे, ठीक है। और सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड का भी रोल आएगा साथ में, वो तो सब साथ साथ चलना ही चलना है। अभी हम सीक्रेट लव अफेयर का देखना है, एक सिंपल कॉम्बिनेशन है। देखो, मैं जो ये आपको कॉम्बिनेशन दे रही हूँ, सिंगल सिर्फ इसके बेसिस पे सब चीजें नहीं बता देनी है, पूरी कुंडली का टोटल एनालिसिस होगा, 12 हाउसेज जरूर देखने हैं, सारे ग्रहों के एस्पेक्ट देखने हैं। लेकिन कुछ श्योर शॉर्ट कॉम्बिनेशन है जो ये इंडिकेशन आपको देंगे कि ऐसा हो सकता है, वेटेज बहुत बढ़ जाएगी इस पर्टिकुलर पैरामीटर की। तो सीक्रेट लव अफेयर का कॉम्बिनेशन है फिफ्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस।
अब फिफ्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस का मतलब ये भी है कि वो व्यक्ति एजुकेशन में उसके गैप्स आएंगे, ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, पीएचडी करी या और कोर्सेज करे, वो बीच बीच में गैप लेगा फिर करेगा, ऐसा ये एजुकेशन के लिए ये बताएगा। फिफ्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस रिसर्च का कॉम्बिनेशन है, रिसर्च करवाएगा आपको। लेकिन अगर विवाह के संबंध में देखेंगे तो ये विवाह में सीक्रेट लव अफेयर, मतलब काफी समय तक वो संबंध गुप्त रहेगा, शुरू में नहीं बताया जाएगा, ओपन नहीं होगा। वो बाद में जब दशा आएगी, जब वो लगेगा कि हाँ अब हमें मैरिज करनी है। कई लोग हैं ऐसे लोग जो कई बचपन से जिनके मतलब जो पार्टनर्स है, जो हस्बैंड वाइफ, ऐसे भी जो जिनके स्कूल एज से ही उनका अफेयर है, हर लड़का लड़की का। फिर वो बड़े होते हैं, फिर वो ग्रेजुएशन करते हैं, फाइनली लेटर ऑन दे गेट मैरिड, है ना। तब तक वो बताते नहीं है, पूरी फैमिली में भी किसी को नहीं पता। तो ये चीजें कुंडली तो बता देती है कि अफेयर कितने सालों से चल रहा है या क्या है। और साथ में अब यहाँ पे बात आती है, फिफ्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस तो है, लेकिन क्या शुभ प्रभाव है कि ये लव अफेयर लव मैरिज में कन्वर्ट होगा। ये होने के लिए भी शुभ शुभ ग्रहों का इम्पैक्ट, उनका प्रभाव, पीएसी, पोजीशन एस्पेक्ट कंजंक्शन हम बोलते हैं, मतलब दृष्टि संबंध एस्पेक्ट हो गया, पोजीशन मतलब उसी घर में बैठ गया वो ग्रह, पंचमेश पंचम में बैठ गया तो स्ट्रांग हो गया फिफ्थ लॉर्ड, यानी वो मैरिज उसकी पॉजिटिव चांसेस है लव मैरिज के, है ना। और कंजंक्शन फिफ्थ लॉर्ड सेवेंथ लॉर्ड के साथ बैठ गया, है ना, पीएसी, तब वो लव मैरिज होगी। लव अफेयर होना अलग बात है और लव मैरिज होना अलग बात है। हर लव अफेयर जरूरी नहीं है कि वो लव मैरिज में कन्वर्ट हो, है ना। जब भी 6 8 12 घरों का, सिक्स लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड का एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस पे या फिफ्थ लॉर्ड पे आएगा, तो वह विवाह नहीं करने देगा, कोई प्रॉब्लम्स आएंगी लव मैरिज करने में। लेकिन हाँ, अगर जुपिटर भी देख रहा है साथ में फिफ्थ हाउस को या फिफ्थ लॉर्ड को, तो ये जरूर हो सकता है कि विघ्न तो आए विवाह में, लेकिन फाइनली शादी हो जाएगी। जैसे एक कॉम्बिनेशन है, जुपिटर अगर सेवेंथ हाउस को देखेगा तो लीगल मैरिज। अब बात ये भी है, आजकल तो लोग लिव इन में भी रहते हैं, है ना, मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वही बड़ा चेंज सा हो गया है। लेकिन हमारे गुरुजी भी कहते हैं, और जो शास्त्रों में लिखा है ज्योतिष के, कि एक लीगल मैरिज जो है, सेक्रेड मैरिज, है ना, हिंदू धर्म में तो अग्नि को साक्षी मानकर देवताओं का आह्वान आह्वान कर कर विवाह किया जाता है ना। तो वो विवाह लीगल मैरिज जो बनेगा, वो आपको ना केवल लीगल राइट्स देगा हस्बैंड के फैमिली में, उसकी प्रॉपर्टीज में, उसके हर चीज में रिस्पेक्ट भी मिलेगी सोसाइटी में, है ना। एज ए वाइफ आपके काफी सारे राइट्स हैं हिंदू धर्म में, लेकिन दूसरे धर्मों में अलग अलग है। तो आपको एक जो लीगल लीगल मैरिज जो है वो जुपिटर ही देगा। जुपिटर का एस्पेक्ट होना फॉर लव मैरिज या फॉर लीगल सीक्रेट मैरिज जरूरी है, चाहे वो सेवन्थ हाउस पे हो, चाहे सेवन्थ लॉर्ड पे हो, चाहे वीनस पे हो, ये जरूरी है। लेकिन अगर वो नहीं है, और चलो मान लो है भी जुपिटर का एस्पेक्ट, लेकिन वो जुपिटर अगर डेबिलिटेटेड है, या वो अस्त जुपिटर है, या वो इतना इतना वीक है कि वो अपीड़ित है, तो वो एस्पेक्ट इतना वेटेज ही नहीं देगा कि वो प्रोटेक्ट कर पाए। वैसे तो ये माना जाता है जुपिटर जिस भी जगह दृष्टि डालते हैं वो अमृत की बूंदें छिड़क देते हैं, लेकिन स्टिल जुपिटर में भी तो थोड़ी स्ट्रेंथ होनी जरूरी है। हो सकता है वो मैरिज तो करवा भी दे, लेकिन उसमें वो सुख ही ना मिले। वो विवाह तो हो जाए लव मैरिज, लेकिन फाइनली वो अलग हो जाए। और जहां राहु केतु शनि मंगल इनका प्रभाव आ गया फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड वीनस पर, या सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड पर, तो वहां पर वॉयलेंस भी ऐड हो जाएगा। विवाह में वॉयलेंस, वॉयलेंस मतलब ना केवल शादी के होने से पहले फाइट्स हो रही है। मुझे याद है जब मैं आगरा पोस्टेड थी तो वहां पर मैंने हर तरह का क्राइम देखा। आगरा का जो गांव था जैतोरा, वो सिकंदरा के पास है, और आगरा का 80% क्राइम उस गांव में होता था। मैंने वहां पे वो मैरिज जो आपने सुना होगा, वो खाप पंचायत होती है, मतलब जहां पर माँ बाप डिसाइड करते हैं कि बच्चों का अगर अफेयर है तो उनको जिंदा रखना है या मार देना है। अपने ही बच्चों का मर्डर करवा देते हैं वो। और मैंने ऐसा फैमिली देखी, एक ठाकुरों की लड़की थी और एक ब्राह्मणों का लड़का था, उनका अफेयर था। पहले तो वो सीक्रेट अफेयर चलता रहा, बाद में जैसे ही वो समझ में आया कि इनका अफेयर है, गांव वालों माँ बाप ने कह दिया इनको मार दो, और उनको मार के उनकी बॉडी डेड बॉडी रेलवे स्टेशन पर फिंकवा दी।
और जिस दिन मैं गई थी, जिस दिन पता चला, तो गांव में बड़ी भीड़ हो रखी थी एक जगह, रास्ते में मैंने देखा, तो मैंने पूछा क्या हो गया, पता चला वो दो डेड बॉडीज मिली है, उनका अफेयर था। तो वो उन्हीं लोगों ने मार दिया, माँ बाप ने। तो वहां पे राहु केतु मंगल शनि का रोल आएगा। और विवाह तो चलो कर भी लिया, हो सकता है उन्होंने शादी कर भी ली हो, लव मैरिज हो भी गई, लेकिन वायलेंस है तो वो शादी से पहले या शादी के बाद। और आजकल तो ये लव जिहाद भी चल रहा है ना, तो काफी सारी चीजों में लड़कियों को मार देते हैं, पीसेज में काट के, सूटकेस में, फ्रिज में, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या कहाँ रख देते हैं। तो ये सब वो रोल, वो कुंडलियां हो जाएंगी जहाँ पे शनि राहु केतु मंगल का प्रभाव 7th हाउस 7th लॉर्ड, 5th हाउस 5th लॉर्ड वीनस पर होगा। इनफैक्ट इवन रेप जो है, रेप एक तरह का पिशाच विवाह है। हमारे हिंदू धर्म में 8 तरह के विवाह बताए गए हैं, जिसमें से 4 विवाह निषेध है, 4 विवाह सेक्रेड है ना। प्रजापत्य विवाह, ब्रह्म विवाह, है ना, ये विवाह तो हमारे नॉर्मल अच्छी मैरिज हैं। और भी दूसरे हमारे ये है विवाह। और जो पिशाच विवाह है वो है एक सोती हुई कन्या के साथ वैवाहिक संबंध बनाना। और राक्षस विवाह क्या है, रेप है, जब वो जो लड़की है वो उसके साथ जबरदस्ती करना, राक्षस विवाह कहलाता है। रावण ने सीता जी को वो ले गया, वो तो खैर उनको प्रोटेक्शन था कि वो नहीं छू सकता था, लेकिन अदरवाइज जितने रेप होते हैं वहां पर राक्षस विवाह कहलाता है। वो भी विवाह है, यानी उस लड़की की कुंडली में वैवाहिक संबंध की दशा आ गई, और इसलिए उसने ये विवाह कर लिया, है ना। तो ये आप लोगों को 8 तरह के विवाह पे मैंने एक वीडियो भी करा है, यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, प्रॉपर डिटेल में बताया है विवाहों के टाइप पे। लेकिन जो जैसे शायद आप लोगों को याद हो, बहुत साल पहले एक आरुषि तलवार हत्याकांड हुआ था, 14 साल की लड़की, हाँ जी। मर्डर, हम्म। उसको घर पे मिली थी। और उसका नौकर जो था, नौकर 39 ईयर्स का था, उसका भी डेड बॉडी मिली थी। अब ये नहीं पता उसे किसने मारा, उन्होंने मारा, माँ बाप ने मारा, डॉक्टर्स पेरेंट्स थे। हम्म। हाँ, मैं भी मिस्ट्री है केस, आज तक नहीं सुलझा। मैं भी केस के बारे में ना आज तक किसी को नहीं पता किसने मारा उन दोनों को। जब ये केस हुआ था ना, तब हम लोगों ने इनकी कुंडलियां हमें मिली थी, आरुषि तलवार की, उनके मम्मी पापा की, राजीव तलवार, नुपुर तलवार, मेरे पास कुंडलियां हैं। और खैर वो कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए हम शेयर नहीं कर सकते आपसे, लेकिन तब हम लोगों ने इस पे काफी रिसर्च करी थी। तो उस लड़की की कुंडली में पिशाच, वो सॉरी, राक्षस विवाह की दशा चल रही थी। और वो सिंपली इंडिकेट, और ये तो सुना भी है, कई सीबीआई की उसमें आया भी था कि उसके साथ शायद रेप हुआ था, लेकिन वो पुलिस ने रिकॉर्ड में उसको आने नहीं दिया इन लोगों ने। क्या सच्चाई है ये तो पुलिस जाने, हम नहीं बोल सकते इस पे कमेंट। लेकिन कुछ कुंडलियों में जो हमने जब रिसर्च करी, 150-200 कुंडलियों पे, लव मैरिज पे करी थी हमने, सेकंड मैरिज पे भी करी, बहुत रिसर्च हम लोगों ने 16 साल में राउत सर के अंदर बहुत सारी रिसर्चेज करी हैं। और उसमें हम 200-300 कुंडलियां एक एक पे लगा, हमारे पास रजिस्टर्स में पूरी हार्ड कॉपीज के साथ, फैक्ट्स फिगर्स के साथ रिसर्चेज है। और ये मैं पब्लिश भी कराऊंगी धीरे धीरे बुक्स के रूप में। लेकिन उसमें हमने यही देखा कि विवाह तो 8 तरह के हो रहे हैं, है ना। लव मैरिज, अब वो संबंध, अब बात बात वही हो जाती है कि किसी को कोई रेप जो हो रहा है, तो क्या उसका ऋणाणु बंधन था पिछले जन्म का, वो तो कुंडली बताएगी। एग्जैक्ट कुंडली तो हमें मिलती भी नहीं है, ना रेपिस्ट की मिलती है, ना रेप विक्टिम की मिलती है। और रेप विक्टिम की भी कुंडली कोई, कई बार तो सुसाइड ही कर लेती है लड़की, है ना। कई बार उसकी डेथ हो जाती है, जैसे अभी ये हुआ था, निर्भया कांड हुआ था, 16 दिसंबर 2012 को हुआ था। तो उसकी तो कुंडली नहीं मिली। अब एक ज्योतिषी को रिसर्च करने के लिए कुंडली तो चाहिए ना। लेकिन हम लोगों ने जितनी भी हमें लव मैरिज की कुंडलियां मिली, जहां पे कहीं पे फॉरेनर्स जनरली बता देते हैं, फॉरेनर्स रेप हुआ है तो वो शेयर भी कर देते हैं कुंडली। तो उस केस में हम लोगों ने देखा कि ये पिशाच विवाह, राक्षस विवाह के कॉम्बिनेशन आए। और उसमें हमें राहु केतु और शनि मंगल का बहुत क्लियर कट रोल आया। राहु तो मतलब ये है कि जो इंसान बहुत अच्छा भी है ना, राहु का अगर उसका रोल आ रहा है उसकी कुंडली में, तो वो उस दिन ऐसा बन जाएगा जैसे वो राक्षस है सही में, जिस दिन उसने वो रेप करेगा वो। मतलब आपके इवन फैमिलीज में मतलब बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि कोई फैमिलीज में अपने नोन लोग ही रेप करते हैं।
है ना। तो वो सब ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में वो विवाह की भी दशा आई, और उस लड़की की जिसके साथ वो हो रहा है, या इवन लड़कों के साथ भी रेप हो रहा है, तो वो उन सब के केसेस में ये दशा और योग कॉम्बिनेशन आएंगे। तो हम लोग जब ऐसी कुंडली हमारे पास रीडिंग के लिए आती है तो हम फोरबॉर्न तो कर ही देते हैं, लेकिन हाँ, बहुत डिटेल में एनालिसिस आपको करना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिंपल एक कॉम्बिनेशन देख के आपने बोल दिया। ठीक है। अब ये तो सिंपल हो गया, डिफरेंट टाइप के लव मैरिजेस फाइनल हो रही हैं नहीं हो रही हैं। अब बात आ जाती है क्रश। क्रश भी होता है, लव अफेयर, है ना। लव अफेयर कैन बी, वैसे तो कहते हैं फर्स्ट साइट लव भी होता है ना। क्रश में 8 10 12 दिन का इंटरेस्ट है, अट्रैक्शन है, बाद में वो खत्म हो गया। और कुछ अफेयर 1 साल भी चलते हैं, कोई 10 साल भी चल रहा है, कई 20 साल भी चल रहे हैं। तो जनरली वो वीनस और मरकरी के साइंस हमारे 5th हाउस में या 7th हाउस में पड़ते हैं, तो ये सब कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। और अगर वीनस का ऐसा देखा गया, अगर फायरी साइन में वीनस होता है, तो ये वो विवाह होते हैं जैसे रतन टाटा का आपने सुना होगा कि उन्होंने विवाह नहीं किया लेकिन उनका अफेयर था। कोई कहते हैं सिमी ग्रेवाल से था या जिनसे भी था। तो वो आइडियलिज्म इतना ज्यादा है वहां पे कि अगर वो नहीं मिली तो फिर किसी और से नहीं करना। ये ऐसे वो लोग होते हैं जो, जहाँ पे वीनस जनरली फायरी साइन में होता है, एरीज में, लियो में, सैजिटेरियस में, ये लोग एक विवाह ही करेंगे या वो नहीं करेंगे, या एक अफेयर हुआ जिंदगी भर अब उसी से लॉयल रहना। तो ये रिसर्चेस का मैं आपको मेन मेन कुछ पॉइंट मैंने आपको दिए हैं। लेकिन आप कुंडलियों पे लगाते जाओ, धीरे धीरे सब देखते जाओ, 100 200 कुंडलियों पे जब आप देखोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि कहाँ वो विवाह होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ लव अफेयर बन के रह जाएगा, या कहाँ लव मैरिज फाइनल हो जाएगी। और दशा तो डेफिनेटली बताएगी फाइनली कि कब होगा। ठीक है। वीनस मंग मार्स ये दोनों ग्रह जो हैं, ये कंजंक्शन इनका जो है, अगर वो बहुत टू मच क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वीनस भी अगर सेम डिग्री का मार्स के साथ बैठ गया एक राशि में, तो वो फिर एक तरह से अस्थि कहलाएगा। जैसे हमारे गुरु जी की कुंडली में, राउत सर की कुंडली में वीनस जो है वो तुला राशि का है, मंगल भी तुला राशि का है, लग्नेश शुक्र है, और मंगल के साथ 7th लॉर्ड के साथ बैठा है। तो वीनस और मार्स 7th लॉर्ड तुला लगन के लिए बनता है मार्स, तो दोनों का कंजंक्शन, उन्होंने तो विवाह ही नहीं किया, 93 ईयर्स के हैं, तो उसको विवाह, वीनस जो है अगर अस्त है, मतलब टू मच क्लोजनेस विद ए फायरी प्लैनेट, क्योंकि वीनस इज ए वाटरी प्लैनेट है ना, मार्स इज ए फायरी प्लैनेट, तो दोनों का टू मच कंजंक्शन, लाइक कम से कम 8 से 10 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में, तो फिर ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और साथ में अगर शुभ ग्रह कोई देख रहे हैं, बृहस्पति है या बुध है, चंद्रमा है, तो शुभ ग्रहों का प्रभाव होने से फिर वो मेलेफिक एस्पेक्ट नहीं है, तब वो विवाह अच्छा चलेगा। इवन ये पैशन का जो एक पैशन होता है ना मैरिज में, लव हस्बैंड वाइफ के बीच में एक स्पार्क होता है, जो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है, वो वीनस मार्स ही देता है बेसिकली। कहते हैं ना, वुमेन आर फ्रॉम वीनस एंड मेन आर फ्रॉम मार्स, एक बुक भी है इस पे। तो वो इसलिए कि आदमी तो मेल जो है वो तो ईगो तो उसकी रहेगी रहेगी, मंगल ईगो देगा, जुपिटर भी ईगो देगा, सन भी ईगो देगा, बहुत डोमिनेटिंग नेचर देगा ये प्लैनेट्स। कई जगह ऐसा देखा गया है, हस्बैंड जो होते हैं बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। और वीनस जो है वो रोमांस दे रहा है, वाटरी प्लैनेट है, वो आइडियलिज्म भी दे रहा है, इमेजिनेशन दे रहा है, तो लड़कियां तो जनरली इमोशनल सेंसिटिव होती हैं, है ना। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर एक ठीक से सेंस में बनते हैं कुंडली में, और ये भी देखा गया वीनस मार्स के बीच में अगर कोई ग्रह नहीं है बीच में, लाइक वीनस मान लो अगर 9th हाउस में है, मार्स अगर 11th हाउस में है, और 10th हाउस में बड़े सारे प्लैनेट बढ़ गए, चाहे राहु केतु आ गया, सन आ गया, कोई भी और प्लैनेट, तो यहाँ पे फिर ये हो जाता है कि विवाह तो होगा लेकिन दोनों के बीच में मैरिटल हैप्पीनेस का लेवल कम हो जाएगा। चाहे वो ऑफिशियल असाइनमेंट से हो, चाहे वो और रीजन से हो, क्योंकि वीनस मार्स जितने पास में है, पति पत्नी, बेसिकली पति पत्नी बोला जाता है इन्हें कुंडली में, तो ये एक कारक प्लैनेट्स हैं हस्बैंड वाइफ के लिए, और ये अगर अच्छे बैठे कुंडली में एक दूसरे को, या दोनों 1 7 एक्सिस पे हैं, या किसी भी ग्रह में आमने सामने बैठ गए दोनों, तो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है विवाह के लिए। तो ये छोटे छोटे कॉम्बिनेशन आप देखो, नोट करो और याद रखो, तो आपको कुंडली में क्लैरिटी आएगी कि लव मैरिज कहाँ होगी। अब एक कॉम्बिनेशन है 2nd हाउस फ्रॉम 7th लॉर्ड, सप्तमेश से दूसरा घर अगर पीड़ित हो या शुक्र पीड़ित हो, तो ऐसा विवाह विजातीय होगा।
पीड़ित का मतलब अगर राहु केतु एक्सिस, राहु बैठ गया सेकंड में सेवंथ लॉर्ड से, है ना। और इसी तरह जो सबसे कम डिग्री का प्लैनेट होता है वो हम जेमिनी चर दशा, जो जेमिनी दशा है ना, उसमें दारा कारक कारक बनाते हैं हम। तो सबसे कम डिग्री के प्लैनेट को कहते हैं दारा कारक। दारा कारक से भी सेवंथ हाउस अगर पीड़ित है राहु केतु से, मंगल शनि से, तो वो विवाह विजातीय होगा। दशा को भी हम देखेंगे, दशा की लिंकेज अगर 6 8 12 से आ रही है तो प्रॉब्लम्स आएंगी शादी में। लगना लॉर्ड केंद्र और शुक्र पर अगर तामसिक ग्रहों का प्रभाव है तब भी व्यक्ति विजातीय विवाह करता है। ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो हमने करे। अब